हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हुक्स लॉ के बारे में देखेंगे। हुक्स लॉ क्या होता है और ये किस किस मटेरियल्स के लिए लागू किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। हुक्स लॉ ये बोलता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, आपको पता है क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का विथ इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का विथ इन इलास्टिक लिमिट फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स। ऐसा नहीं कि सबके लिए, जैसे सपोज कीजिए रबर है या प्लास्टिक है उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए है। हुक्स लॉ मेटल्स के लिए एक तो ये ध्यान देना है। और ये बोला है विथ इन इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो क्या सारे मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट के लिए नहीं, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल। तो क्या कुछ मटेरियल के लिए चेंज भी होता है क्या? हाँ होता है। एक होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बारे में अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे फिजिक्स में, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। नहीं तो फिर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको बताएंगे, नहीं तो अभी बता देते हैं। अभी थोड़ा सा चलिए बताते हैं। अगर कोई बॉडी है, ये कोई मेटल है, अगर हम उस पर लोड लगा रहे हैं तो क्योंकि हम 100 में पढ़े हैं, हमको पता है कि बॉडी डिफॉर्मेबल होता है, तो इसमें क्या होगा, लेंथ में इसका चेंजेज होगा। तो लेंथ में चेंज होगा, तो लेंथ में चेंज हो रहा है, ये इतना पार्ट इसका डिफॉर्मेशन होगा और इनिशियल लेंथ एल था। डिफॉर्मेबल होगा तो इसमें स्ट्रेन पैदा होगा, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ बाई लेंथ। तो ये जो डिफॉर्मेशन है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और स्ट्रेस कितना लगा रहे हैं उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। फिर जब हम एक ग्राफ खींचते हैं फॉर माइल्ड स्टील के लिए, अलग अलग मेटल्स है, बहुत सारे मटेरियल है, तो हम स्टील के लिए लेते हैं। स्टील में भी माइल्ड स्टील के लिए लेते हैं। स्टील डिफरेंट टाइप का होता है। आप एमईएम में पढ़ेंगे कितने टाइप के स्टील होते हैं, क्या होता है। तो हम जब एक ग्राफ खींचते हैं, अगर इस पे ये बॉडी है, इस पर हम लोड लगाएं तो हम फोर्स है इस पर लगाते जा रहे हैं। फोर्स का वैल्यू पहले तो इनिशियल 0 था, 0 से बढ़ाते जा रहे हैं। जब बढ़ा रहे हैं तो कुछ वैल्यू जब आया उसके बाद क्या हुआ कि इसमें बॉडी में स्ट्रेन होने लगा, इलोंगेशन होने लगा। तो इलोंगेशन होने लगा, इलोंगेट हुआ लीनियरली, जितना फोर्स लगा रहे हैं उसी के लीनियरली यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तक वैसे इलोंगेशन हुआ लीनियर रूप से। फिर अब यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, देखिए यहाँ पे पैराबोलिक शेप आ गया। जैसे कि यहाँ से लेके ओ पॉइंट से लेके, चलिए हम मान लेते हैं ए पॉइंट तक लीनियर इलोंगेशन हुआ है, यहाँ तक लीनियर इलोंगेशन हुआ है। फिर देखिए शेप थोड़ा चेंज हो रहा है, चलिए जहाँ तक चेंज हो के यहाँ तक थोड़ा सा हुआ चेंज, तो ये पॉइंट बी है। फिर इस बी पॉइंट के बाद ये पॉइंट ए हम दे रहे हैं, ये पॉइंट बी है। बी पॉइंट के बाद फिर थोड़ा सा ये और ऊपर तक गया है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर तक गया है, मानिए पॉइंट सी है। फिर सी पॉइंट के बाद ये सी पॉइंट के बाद ये थोड़ा सा नीचे, अब सी पॉइंट का नीचे आया थोड़ा। फिर उसके बाद ऐसे 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 जिगजैग बढ़ा, ठीक है, इस टाइप से बना। फिर उसके बाद ये देखिए इस टाइप से है स्ट्रेस का वैल्यू। हम जो फोर्स लोड लगा रहे हैं ये क्या दिखा रहा है हमको, देखिए हम इसमें ये क्या दिखा रहा है, लोड। हम कितना इसमें लोड लगा रहे हैं, स्ट्रेस कितना लगा रहे हैं, कितना स्ट्रेन पैदा हो रहा है। देखिए ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज क्या हुआ, थोड़ा पैराबोलिक टाइप का चेंज है यहाँ पे, यहाँ तक। फिर ये पॉइंट सी है, फिर ये मान लीजिए पॉइंट डी है। फिर ऐसा ही करके बहुत सारा पॉइंट है, मानिए कि ये पॉइंट एक जिगजैग टाइप का है यहाँ पे। फिर पॉइंट यहाँ ई है। फिर ई के बाद यहाँ तक एक पॉइंट आया, मानिए कि एफ है ये। इसके बाद फिर ये घट गया, इसके बाद मान लीजिए ये जी पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट जो है ओ ए बी सी डी ई एफ जी, सबका अलग अलग नाम है, हम अभी बताते हैं। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ए को बोलते हैं, पॉइंट ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। पॉइंट सी को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। डी को लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है। और ई से देखिए
ये डी से ई के बीच का जो रीजन है, एफ को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और जी को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। जी पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके ब्रेक हो जा रहा है, इसके बाद ब्रेक हो जा रहा है। ये देखिए ये मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ के बाद ये यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे जितना स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। ये हमें दूसरे टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिए हैं आपको प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट। देखिए जो हुक्स लॉ है, माना जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल, ये है बी हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये बी पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक यहाँ तक वैलिड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स बोला गया है। लेकिन जैसे मान लिया अगर माइल्ड स्टील है, वो उसके लिए ओनली प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए आपको लिखने 4 ऑप्शन दिया रहे, तो अगर उसमें आपको लिखा रहे हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, चलिए तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं नोट करके, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर आपको सारे ऑप्शन दिया रहे हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, देखिए ये किसके लिए है, इलास्टिक लिमिट फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स। अगर वही स्पेसिफिक पूछ दे फॉर माइल्ड स्टील के लिए, तो फिर इलास्टिक लिमिट तक वैलिड रहता है। माइल्ड स्टील स्पेसिफिक बोले, फॉर रबर बोले, फॉर माइल्ड स्टील बोले, या फिर कोई ऐसा करके बोले, कोई मटेरियल का बोले। रबर देखिए सबके लिए चेक करना पड़ता है, रबर के लिए कितना तक वैलिड होगा। रबर के लिए पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू 0.5 होता है, आपको हम बता चुके हैं। अगर इलास्टिक लिमिट किसके लिए होता है, फॉर माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है, ध्यान रखने। फॉर माइल्ड स्टील बोले स्पेसिफिकली, तब इलास्टिक लिमिट। ऐसे बोले हुक्स लॉ की वैलिडिटी तो ओनली प्रोपोर्शनल लिमिट तक, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। पॉइंट ए को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। चलिए इसमें हम लिख देते हैं थोड़ा सा कुछ, इसको बोलते हैं यहाँ से ई से लेके एफ के रीजन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग। इसको बोलते हैं प्लेटू रीजन, इसको बोलते हैं इल्ड प्लेटू, इल्ड PLATU, ये प्लेटू, इल्ड प्लेटू रीजन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। और इसको बोलते हैं फ्रैक्चरिंग जोन। ये वाला जो है एफ से लेके जी तक, उसमें क्या हो रहा है, मेटल का फ्रैक्चर। इसको एक और नाम से जाना जाता है नेक, इसको बोले हैं फ्रैक्चरिंग जोन या नेकिंग, NECKING, नेकिंग रीजन या जोन, REAGI, नेकिंग जोन। नेकिंग जोन क्यों नाम दिया जाता है, जैसे देखिए हम बताते हैं। जैसे मानिए ये बार है हमारा, हम इसको दोनों बगल से एक बगल से फोर्स लगा रहे हैं, एक बगल से फिक्स्ड है, या फिर दोनों बगल से खींच रहे हैं, बात दोनों बराबर होगा। जैसे ये सपोज कीजिए मेरे पास ये बार है, इसको मैं से खींचते रहे, तो देखिए थोड़ा देर बाद क्या होगा, इसका शेप, ये शेप इस टाइप से बनेगा। फिर और हम लोड लगाएं, फिर थोड़ा सा और लोड इसमें लगाएं, तो इस टाइप से नेक टाइप का बन जाता है ये नेक। तो इसीलिए नेक बन के फिर बाद में क्या होता है कि टूट जाता है, दोनों पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है। और यही अगर ये माइल्ड स्टील है तो ये कैसा शेप बन जाता है, यहाँ जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ये फोर्स जो लगा रहे हैं, ये देखिए कप टाइप का लग रहा है, कप एंड ये कोन टाइप का। ये इसी को बोलते हैं माइल्ड स्टील में जो फेलियर होता है, कप एंड कोन फेलियर बोला जाता है। ये सब आगे पढ़िएगा, ठीक है। हो सकता है कि डिप्लोमा सिलेबस में नहीं भी हो, लेकिन हाँ कप एंड कोन फेलियर ये याद रखिएगा। कप एंड कोन फेलियर माइल्ड स्टील का, कप एंड कोन फेलियर माइल्ड स्टील में होता है। जब हम पढ़ाएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में, तो उस समय बताएंगे आप कि कितना फेलियर किस में होता है। नेकिंग रोल, ठीक है ना। तो इतना से आपको समझ में आ गया होगा ये हुक्स लॉ जो होता है कहाँ तक वैलिड होता है, किसके लिए वैलिड होता है। ये जो रिलेशन है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हम
ठीक है ना, यहाँ तक ये है हुक्स लॉ। और यही जो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का वैल्यू लगाते हैं, इसी को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, ई है यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए ये माइल्ड स्टील के लिए है, याद रखिएगा, ये सारे के लिए अलग होता है, रबर के लिए अलग होता है, कंक्रीट के लिए अलग होता है, सबके लिए ग्राफ अलग अलग होता है। तो यहाँ से आप समझ गए कि अगर आपको हुक्स लॉ पूछे तो हम डिटेल डिस्कशन आपको हुक्स लॉ के बारे में बता दिए हैं। यहीं से अगर आपको ये निकालना हो, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू सिग्मा बाई ई। ई का यूनिट क्या होता है, ई का? ई का यूनिट स्ट्रेस के यूनिट के बराबर होता है, यानी यूनिट पास्कल होता है। आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आपको हम बता चुके हैं पिछला वीडियो लेक्चर में, पास्कल को अगर ही इसी को एक होता है मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल को हम लिख सकते हैं 10⁶ पास्कल। ये कैसे होता है, 1 मेगा पास्कल को 10⁶ पास्कल कैसे लिखा जाता है, आप इसको लिख लीजिए। हम थोड़ा सा इरेज, चलिए यहाँ पे हम समझा देते हैं। 1 मेगा पास्कल को 10⁶ पास्कल बोलते हैं। जैसे देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, अगर इसको हम mm में दिया रहे तो न्यूटन mm स्क्वायर होगा। इसको तो बोलते हैं पास्कल, लेकिन न्यूटन mm स्क्वायर है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेगा पास्कल। कैसे आता है, mm स्क्वायर को आप बदलिएगा तो 10⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, फिर यही ऊपर आके 10⁶ पास्कल, तो इसी को बोलते हैं 1 मेगा पास्कल। ठीक है, ये था हुक्स लॉ। अच्छा, एक दो चीज़ अभी हुक्स लॉ में बताना रह गया है। जैसे हुक्स लॉ किसके लिए लागू होता है, जैसे हम आपको उस एग्जाम्पल निकल रहे थे कि जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, मेटल है, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको टेंसाइल फोर्स लगा के दिखाए थे। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हुक्स लॉ ओनली टेंसाइल केस में वैलिड होता है। ये टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों केसेस में वैलिड होता है। नोट दो, इट इज़ वैलिड इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, दोनों केसेस में वैलिड होता है। खास बात जानने के लिए ये है कि जैसे देखिए हम लोड लगा रहे हैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, यहाँ हम एक्स डायरेक्शन में लोड लगाए हैं, वाई डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है। लेकिन पॉइजन रेशियो और लैटरल स्ट्रेन से आपको पता है कि हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेन सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। अगर ये कोई बॉडी है तो आपको पता है कि स्ट्रेन इसका इस डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे जितना हाइट इसका हाइट है, यहाँ पे हाइट कम जाएगा और लेंथ यहाँ बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना। तो यानी इसका जो बॉडी का जो डायमेंशन चेंज हो रहा है दोनों डायमेंशन में हो रहा है। अगर कंप्रेसिव लोड लगाएं तो हाइट बढ़ जाएगा, लेंथ घट जाएगा। तो ये जो वैलिडिटी होता है फॉर ओनली 1 डायरेक्शन के लिए होता है। ऐसा नहीं कि हम लोड लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में और डायमेंशन चेंज हो रहा है वाई डायरेक्शन में, हम उसके वजह से चेंज देख रहे हैं कि उसमें कितना स्ट्रेस पैदा हो रहा है, कितना स्ट्रेन हो रहा है, वो नहीं रहेगा वैलिड। समझे, समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, इट इज़ वैलिड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ओनली। जिस डायरेक्शन में इट इज़ वैलिड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड ओनली। जिस डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में वैलिड रहेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, और एक दो चीज़ है, जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम बोले थे। स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेन होता है, तो ऐसा इसीलिए हम आपको बता दिए हैं कि ऐसा नहीं
कि हम लोड लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में और ये कैलकुलेट कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में। अगर स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स एक्स डायरेक्शन लगा रहे हैं, तो स्ट्रेन भी हम एक्स डायरेक्शन का ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन कॉज है, स्ट्रेस के वजह से स्ट्रेन पैदा हो रहा है कि स्ट्रेन के वजह से स्ट्रेस पैदा हो रहा है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, देखिए कुछ लोग बोलेंगे सर लोड लगा रहे हैं तो लेंथ चेंज हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोड बहुत लगा दिए, बहुत लोड लगा लिए, सपोज कीजिए एकदम रिजिड बॉडी है, कितना भी आप लोड लगा लिए रिजिड, ऐसे प्रैक्टिकल तो है नहीं, कुछ ना कुछ सब में डिफ़ॉल्ट होता ही है और चेंज होता ही है, लोड लगाने के बाद टूटता ही है। चाहे वो टरबाइन का जो ब्लेड होता है टंगस्टन मटेरियल से या कितना भी हार्ड मटेरियल से बना होता है, उसके बाद भी उसमें डैमेज होता है वो। तो इसलिए बता रहे थे हम आपको कि तो कौन, जैसे अगर देखिए बहुत, अगर उसमें स्ट्रेन ही नहीं पैदा हुआ, बॉडी बहुत रिजिड है, तो क्या उसमें स्ट्रेन पैदा ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा उसका, तो कौन कॉज है जाए इसमें। अगर किसी बॉडी को हम खींच रहे हैं, रबर है, लीजिए मेरे पास ये है, ऐसे हम इसको, ये ऐसे हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, इसमें कोई स्ट्रेस पैदा हो रहा है क्या? नहीं। अगर सपोज कीजिए ऐसा बॉडी है, ये बॉडी ऐसा है, इतना ही बड़ा बॉडी है, इसे कागज़ का बना हुआ बॉडी है या कपड़ा का बना हुआ है, हम इसको खींचे तो देखिए इसमें स्ट्रेन कितना पैदा हुआ, स्ट्रेन तो बहुत पैदा हुआ, इसका जो लेंथ बहुत चेंज हुआ, इस बॉडी का लेंथ बहुत चेंज हुआ, लेकिन स्ट्रेस पैदा हुआ? स्ट्रेस पैदा नहीं हुआ। क्यों स्ट्रेस पैदा नहीं हुआ? बिकॉज स्ट्रेन है वो पैदा हो रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है, रजिस्ट करने वाला कोई नहीं है। हम आपको बताए थे स्ट्रेस का डेफिनेशन में, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। जब रेजिस्टेंस होगा तभी स्ट्रेस होगा, जब रेजिस्टेंस होगा तभी स्ट्रेस होगा, नहीं तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो अगर स्ट्रेन हो जा रहा है तो स्ट्रेस नहीं होगा। अगर किसी बॉडी में स्ट्रेन हो जा रहा है तो बॉडी में स्ट्रेस नहीं होगा। हम थर्मल स्ट्रेसेस जब पढ़ेंगे उसमें भी बताएंगे आपको। किसी बॉडी में स्ट्रेन अगर हो जा रहा है तो स्ट्रेस नहीं होगा, ध्यान वाली बात, रखने वाली बात है। तो यानी स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। समझे? ये इंटरव्यू में इसरो में मेरे से पूछा गया था, जब मैं इसरो का इंटरव्यू देने गया था तो मेरे से ये पूछा गया था। ठीक है, कौन किसके वजह से आता है। ठीक है, तो ये सिमिलर वैसा ही है जैसे कि आजकल आप लोग बहुत गाना सुन रहे होंगे, हम बुलाएबे नहीं किए तो आया नहीं, क्या गाना है, हम बुलाएबे नहीं किए तो तुम आएगा कैसे, ऐसा करके कुछ गाना है ना, हाँ, बुलाया नहीं तो आया कैसे, क्या गाना है, मतलब उसी टाइप से है ये करीब। जैसे देखिए यहाँ पे बुलाना हुआ, ये हुआ बुलाना और ये हुआ आना। अगर सपोज कीजिए किसी आदमी को कोई बुला रहा है, ठीक है, अगर ये जाएगा नहीं या ये अगर देखिए कोई आदमी है किसी को बुला के बोल सकता है कि अगर वो चला गया फिर भी बोलेगा कि नहीं हम तो बुलाए ही नहीं, यही हो रहा है ना। अगर कोई लड़का है किसी को बुलाया, उसको बोलेगा बुलाया, कोई बुलाई, लेकिन कोई तो गया लड़का कोई, लेकिन वो फिर बोली हम बुलाए नहीं किए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया, अगर सपोज कीजिए कि ये लड़का वो बुलाए या ना बुलाए मैटर नहीं करता, लेकिन लड़का जाए ही नहीं, ये जाए ही नहीं, तो कहाँ से होगा ये, तो उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा ना कि हम बुलाए ना किए, हैं। तो यही है, वो उससे कंपेयर कर लीजिए स्ट्रेन और स्ट्रेस में, यही है। समझ में आ गया होगा आपको फ्रेंड्स। चलिए बाय।